गाइस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के बारे में। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन नाम से ही समझ में आ रहा है कि हम लोग जो है वो हेल्थ केयर फैसिलिटीज पूरे इंडिया में प्रोवाइड करा रहे हैं, उसको लेकर ये स्कीम है। पूरे इंडिया में हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि हॉस्पिटल्स, राइट, इसके अलावा कुछ सेंटर जहां पर लोगों को ठीक किया जाता है, वेलनेस सेंटर, राइट, इसके अलावा लेबोरेटरीज वगैरह जहां पर टेस्ट वगैरह होते हैं, राइट, ब्लड टेस्ट आप देने जाते हो, राइट, रिपोर्ट निकल के आती है, तो ऐसे सेंटर्स, तो ये सब चीजें जो है वो बनाने की बात की जा रही है इंडिया के अंदर, उसको लेकर ये स्कीम है। तो ये पहला पॉइंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है कि ये स्कीम किससे रिलेटेड है, आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन। तो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने के लिए ये स्कीम हम लोग को देखने को मिल रही है, जिसको हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के द्वारा लॉन्च किया गया है। वन ऑफ द लार्जेस्ट पैन इंडिया स्कीम है ये, पूरे इंडिया की स्कीम ये हम लोग को देखने को मिल रही है, पूरे इंडिया के लिए तैयार की गई है ये स्कीम, राइट। पूरे इंडिया में हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने के लिए, स्ट्रेंथन करने के लिए ये स्कीम हम लोग को देखने को मिल रही है। तो आइए इस स्कीम के बारे में डिटेल में एक एक करके बात करते हैं। तो स्कीम का मेन एम जो है वो क्या है, तो वही जो मैंने आपको बताया कि मजबूत बनाना हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरी कंट्री में। तो पूरी कंट्री में लागू होगी ये स्कीम। इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है टू फिल गैप्स इन पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। इसका मतलब क्या हुआ, तो पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में जो कमियां हैं, राइट, जो प्रॉब्लम्स हम लोग को देखने को मिल रही हैं, उन्हें ठीक करना, राइट। और इसके अलावा स्पेशली क्रिटिकल केयर फैसिलिटीज में, सीसीयू जो होता है ना, जो हम लोग को इमरजेंसी वार्ड देखने को मिलता है, राइट। तो अब कई सारी जगहों पर इमरजेंसी वार्ड नहीं है, इमरजेंसी सर्विसेज नहीं है, राइट, हॉस्पिटल्स नहीं है जो क्रिटिकल केयर फैसिलिटीज प्रोवाइड कर सकें, राइट, इवन प्राइमरी केयर फैसिलिटीज प्रोवाइड करा सकें। तो इस प्रकार की चीज बताई जा रही है कि हर जगह पर अवेलेबल करवाई जाएगी, इवन शहरी एरियाज पर भी और रूरल एरियाज पर भी, गांव क्षेत्रों पे भी। पॉइंट टू बी नोटेड। फिर इसके अलावा इस चीज के थ्रू क्रिटिकल केयर सर्विसेज की अगर हम लोग बात करें, तो जैसा मैंने आपको बताया कि क्रिटिकल केयर सर्विसेज उन पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट पर लाई जाएगी जिन डिस्ट्रिक्ट पर 5 लाख से ज्यादा जनता रहती है, पॉपुलेशन हम लोग को देखने को मिलती है। 5 लाख से ज्यादा आबादी वाले सभी जिलों में इस प्रकार के क्रिटिकल केयर अस्पताल ब्लॉक जो है वो बनाए जाएंगे, और इसके माध्यम से हम लोग को देखने को मिलेगा कि क्रिटिकल केयर सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड की जाएगी जनता को। और बाकी अब आप बोलोगे सर 5 लाख से ज्यादा की आबादी वाली जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहां पर तो बना देंगे, बट उससे कम वाली डिस्ट्रिक्ट में क्या होगा, तो उससे कम वाली डिस्ट्रिक्ट को रेफरल सर्विसेज के थ्रू कवर किया जाएगा। देखिए 5 लाख से कम आबादी वाली जो डिस्ट्रिक्ट होंगी वहां पर भी हेल्थ केयर फैसिलिटीज होंगी, प्राइमरी हेल्थ केयर फैसिलिटीज होंगी, इवन इमरजेंसी फैसिलिटीज भी होंगी। बट यहां पर जो जिसे बोलते हैं ना कि शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट करके, कि तुरंत जो है वो जैसे कि कोई बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में आया है तो तुरंत जो है वो उनको जैसे कि फर्स्ट एड वगैरह देकर, राइट, एंटीबायोटिक्स देकर, मतलब कि डॉक्टर की टीम जो है वो उनके साथ रहेगी और साथ रहकर तुरंत जो है वो उनको एम्बुलेंस के माध्यम से ट्रांसपोर्ट करके इनको इस डिस्ट्रिक्ट में लाया जाएगा, सीसीयू में जो है वो लाया जाएगा। मतलब ऐसा नहीं है कि वहां पर 5 लाख से कम आबादी जिस डिस्ट्रिक्ट में वहां पर हम लोग कोई भी व्यवस्था नहीं करेंगे, इस स्कीम के तहत वहां पर भी व्यवस्था होगी, बट रेफरल सर्विसेज हम लोग को देखने को मिलेगी। उनको तुरंत पेशेंट को जो है वो रेफर कर दिया जाएगा इस जगह पर, और ऐसा नहीं है कि बिल्कुल उसकी क्रिटिकल कंडीशन में बिल्कुल उसको ध्यान नहीं दिया जाएगा। तुरंत जो भी उसकी जान बचाने के लिए जो भी व्यवस्था होगी वो पहले की जाएगी और फिर तुरंत जो है उनको ट्रांसफर कर दिया जाएगा, राइट। एंड पीपल विल हैव एक्सेस टू अ फुल रेंज ऑफ डायग्नोस्टिक सर्विसेज। तो हम लोग क्या करेंगे, लेबोरेटरीज वगैरह पूरी कंट्री के अंदर जो है वो बना रहे हैं, लेबोरेटरीज के नेटवर्क जहां पर रिपोर्ट्स वगैरह निकाली जाती हैं। आपको पता होगा लैब्स वगैरह में जाते हो आप, पैथोलॉजी लैब वगैरह, तो वहां पर रिपोर्ट्स वगैरह जो है वो बनाई जाती हैं, निकाली जाती हैं, ब्लड सैंपल वगैरह आप देते हैं, है ना। तो ये चीज, तो इस प्रकार की पूरी कंट्री के अंदर नेटवर्क जो है वो बनाया जा रहा है। और देखिए इन पूरी लैब्स को जो है वो इंटीग्रेट किया जाएगा, आपस में कनेक्ट किया जाएगा, आपस में कनेक्ट। क्यों, क्योंकि देखिए क्या होता है कि हमें पूरी तरह से ये जो लैब्स हैं इनका पूरी तरह से बेनिफिट जो है वो जनता को मिलना चाहिए। अब मशीनरी है, अगर कहीं कोई गड़बड़ हो गई किसी मशीन में तो उसके कारण क्या हो सकता है कि रिपोर्ट्स वगैरह लेट मिलेंगी पेशेंट्स को, फिर डॉक्टर तक रिपोर्ट लेट पहुंचेगी, फिर डॉक्टर सही तरीके से इलाज करने में जो है वो डॉक्टर को देरी होगी। तो ऐसा ना हो इसलिए हम लोगों ने सभी जितनी भी पब्लिक हेल्थ लैब्स होंगी उनको हम इंटीग्रेट कर देंगे। और इंटीग्रेट कर देंगे, ये तो एक छोटा सा फायदा मैंने आपको बताया, और भी काफी सारे फायदे हैं इसके, राइट, इंटीग्रेट कर देंगे, राइट। इसके अलावा आईटी इनेबल्ड डिजीज सर्विलांस सिस्टम,
राइट। जैसे कि कोरोना वायरस के समय पर हम लोगों ने देखा कि इसको कंट्रोल करने में बहुत दिक्कत आई थी, क्योंकि पता ही नहीं लग रहा था कि कितनी तेजी से कहां पर ये फैल रहा है। तो डिजीज सर्विलांस सिस्टम, डिजीज को मॉनिटर करने के लिए, राइट, देखने के लिए कि कितनी तेजी से ये बीमारी फैल रही है, उसके लिए एक सिस्टम जो है वो लाया गया है, इस्टेब्लिश किया जा रहा है, राइट, लेबोरेटरीज के थ्रू, ऑब्वियस सी बात है, राइट, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, रीजनल लेवल पर और नेशनल लेवल पर ये लाया जा रहा है। और सभी के सभी पब्लिक हेल्थ लैब्स हैं, इन्हें मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि इनको इंटीग्रेट किया जाएगा, आपस में कनेक्ट किया जाएगा, बट एक हेल्थ इंफॉर्मेशन पोर्टल के थ्रू आपस में कनेक्ट किया जाएगा, यानी कि एक वेबसाइट के थ्रू आपस में कनेक्ट करने की ये बात कर रहे हैं। और देखिए, इस स्कीम के तहत काफी सारे इंस्टीट्यूशन, संस्थाएं जो है वो सेटअप की जा रही हैं, स्थापित की जा रही हैं। कौन सी हैं ये? तो एक नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर वन हेल्थ तैयार किया जाएगा, 4 नए नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर वायरोलॉजी लाए जाएंगे, एक रीजनल रिसर्च प्लेटफॉर्म WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन साउथ ईस्ट एशियन रीजन के लिए लाया जा रहा है, 9 बायोसेफ्टी लेवल 3 लेबोरेटरीज लाई जा रही हैं, 5 नए रीजनल नेशनल सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल जो है वो सेटअप किए जा रहे हैं। तो ये सब संस्थाएं भी इस स्कीम के तहत जो है वो शामिल की गई हैं। इस स्कीम के बेनिफिट्स और महत्व, सिग्निफिकेंस क्या हम लोग को देखने को मिल रहे हैं? तो देखो, ये सपोर्ट प्रोवाइड कराएगी 17,788 रूरल हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर को। जो गांव क्षेत्रों में हेल्थ और वेलनेस सेंटर हैं, तो उनको सर्विसेज प्रोवाइड कराएगी ये स्कीम, और भी बेहतर सर्विसेज, स्पेशली वहां पर सर्विस मिलेगी तो ऑब्वियस ही बात है कि जनता तक जो है वो सर्विस पहुंचेगी। और 10 हाई फोकस स्टेट्स पर जो है वो टारगेट किया गया है। इसके अलावा 11,024 अर्बन हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर जो है वो स्टैब्लिश किए जाएंगे सभी स्टेट्स के अंदर। और एक ओवरव्यू की बात करें गाइस हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर की इंडिया के अंदर, तो इंडिया को बहुत समय से इस प्रकार के हेल्थ केयर सिस्टम की आवश्यकता थी। और ये आवश्यकता जो है वो कब सामने आई उभर कर? जब कोरोना वायरस में हमने देखा, जब स्थिति खराब हो गई थी और हमारे पास बिल्कुल भी इस प्रकार की फैसिलिटीज नहीं थी कि जो जनता को दी जा सके। बहुत सारी जगहों पर तो बहुत प्रॉब्लम्स आने लगी थी यार, बहुत तरह तरह की बेड्स तक अवेलेबल नहीं थे हॉस्पिटल्स के अंदर। आप सभी लोग वाकिफ हैं इस चीज से, इस घटना से, है ना। फिर 70% लोकेशन हम लोग को देखने को मिलती है जहां पर पब्लिक हेल्थ केयर सर्विसेज है, मतलब अभी भी 30% की कमी, और इवन 70% में भी हमें देखने को मिलता है कि कभी कोई दवाई नहीं है, राइट, कभी कोई रिपोर्ट तैयार करने के लिए, डिजीज को डायग्नोस करने के लिए कोई मशीन नहीं है, कोई लैब नहीं है, तो बड़ी दिक्कतें हैं। तो इन सब गैप्स को, मैंने आपको बताया ना कि जो कमियां हैं उसको फुलफिल करने के लिए ये स्कीम लाई गई है। हाउएवर अवेलेबिलिटी वॉज लेस इन रूरल एरियाज, तो वही मैंने आपको बताया कि गांव क्षेत्र में, जैसे 70% में भी गांव क्षेत्र में भी कम अवेलेबिलिटी है, कम हम लोग को सर्विसेज देखने को मिलती है जो अवेलेबल की जा रही है जनता को, और अर्बन एरियाज पे भी कम है, बट फिर भी अर्बन एरियाज पे गांव क्षेत्र के मुकाबले ज्यादा है। इसके अलावा 45% सर्वेट की लोकेशन थी, यानी कि जनता से जब सर्वे किया गया तब पाया गया कि लोग जो है वो हेल्थ केयर सर्विसेज को मात्र 45% लोकेशन पर ही वॉकिंग के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि आप जो है वो घर से निकलो, पैदल चल के आप हॉस्पिटल तक या वेलनेस सेंटर तक या फिर प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर तक, राइट, तो यहां तक पहुंच सकते हो, टर्शरी हेल्थ केयर सेंटर तक पहुंच सकते हो पैदल। तो सिर्फ 45% ही लोग जो है वो पैदल पहुंच सकते थे, बाकी 43%, 43% लोगों को हॉस्पिटल तक पहुंचने के लिए, नियरेस्ट हेल्थ केयर सेंटर तक पहुंचने के लिए गाड़ी लेनी पड़ती थी, राइट। तो ये चीज है, ये भी एक चीज देखी हमने। सर्वे में ये भी पाया गया कि हेल्थ केयर सर्विसेज जो है वो ज्यादा हम लोग को अर्बन लोकेलिटीज में देखने को मिल रही है एज कंपेयर टू अर्बन एरियाज, राइट। ये एन्यूमरेटर्स, ये वो लोग होते हैं जो सर्वे करते हैं, तो 64% एन्यूमरेटर जो अर्बन एरियाज के अंदर हमें देखने को मिले थे, इन्होंने, यानी कि शहरी क्षेत्र में देखने को मिले थे, उन्होंने ऑब्जर्व किया कि लोग बाग जो है वो हेल्थ केयर सर्विसेज को वॉकिंग के थ्रू, मतलब शहरी क्षेत्र में लोग सिर्फ वॉकिंग के थ्रू, पैदल चल के जो है वो प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर तक या टर्शरी हेल्थ केयर सेंटर तक या हॉस्पिटल तक जो है पहुंच सकते हैं। बट गांव क्षेत्र में सिर्फ 37%, 37% ही लोग जो है वो पैदल चल के हेल्थ केयर सर्विसेज को एक्सेस कर सकते हैं। तो ये था गाइस पूरा ओवरऑल टॉपिक, जिसका एक आपको बहुत अच्छा आइडिया होना चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक था। मैं उम्मीद करता हूं कि ये पूरी चीज आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी।